Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the properties of acid and bases. और स्टूडेंट्स हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और एसिड बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और डिफरेंट थ्योरीज़ को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किस बेस पे केमिकल्स को एसिड कहा और बेसिस कहा। इस सिलसिले में हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एसिड बेस होते क्या हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड बेसिकली एक स्केल मेजर किया गया 1909 में। सोरेनसन उन साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने पीएच स्केल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब चूँकि बाद के आने वाले जो साइंटिस्ट थे 1887 में फर्स्ट कंसेप्ट पेश किया गया एसिड बेसिस के बारे में, तो बाद के आने वाले साइंटिस्ट के लिए ये आसानी हो गई कि वो स्केल पे मेजर कर लेते और केमिकली अंदाज़ा लगा लेते कि कंपाउंड या केमिकल जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, वटेवर। अब हम एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं कि ऑपरेशनल हमें इसकी डेफिनेशंस कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एसिड्स। एसिड्स ऐसे केमिकल होते हैं कि जिनका पीएच जो है वो 7 से लोअर होता है। 0 से लेके पीएच स्केल के ऊपर जो नंबरिंग है वो 0 से लेके 14 तक होती है। 0 से लेके 6.9 तक एसिड्स के लिए नंबरिंग होती है। ये स्केल उनके लिए मेजर किया जाता है। जब कभी एसिड का रिएक्शन मेटल से करवाया जाएगा तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। एसिड जो हैं वो सॉल्ट्स इन अ टेस्ट होते हैं। सॉल्ट्स का मतलब क्या होगा, वो ना ही तो जो है कड़वा टेस्ट होगा ना मीठा होगा, लेकिन वो ऐसा टेस्ट होगा जो कि लेमन की तरह ज़ुबान को पकड़ने वाला होगा। और एसिड्स ऑलवेज टर्न लिटमस पेपर रेड। अब इसका क्या मतलब है, हमारे पास लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, ठीक है। तो ब्लू लिटमस पेपर को जब डिप किया जाएगा ऐसे सोल्यूशन में तो वो रेड हो जाएगा और रेड लिटमस पेपर जो है वो ऑब्वियसली रेड ही रहेगा। बेसिस की तरफ चलते हैं तो बेसिस क्या होंगी, बेसिस की जो पीएच स्केल होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 7 होगा। 7 जो है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है और 7.1 से लेके 14 तक जो स्केल पे नंबरिंग है वो किसको शो करेगी, बेसिस को शो करेगी। सेकंड है हमारे पास फिनोल्फ्थलीन। फिनोल्फ्थलीन का टेस्ट किया जाता है आमतौर पर बेसिस के लिए, एसिड के लिए भी किया जाता है, लेकिन बेसिस के लिए भी किया जाता है। फिनोल्फ्थलीन इज अ इंडिकेटर इन लिक्विड स्टेट। जब कभी बेसिस के कलरलेस सॉल्यूशन में फिनोल्फ्थलीन को ऐड किया जाएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिटमस टेस्ट हमें क्या बताते हैं। बेसिस जो हैं इनमें जो लिटमस पेपर होगा वो ब्लू हो जाएगा। अब लिटमस पेपर हमारे पास दो तरह के हैं। अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डिप किया जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ही रहेगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर को जब बेसिस के सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा तो दे टर्न्स इनटू द ब्लू। बेसिस जो होंगे वो टेस्ट में बिटर होंगे, बिटर मीन्स कड़वा सा उनका टेस्ट होगा। नेक्स्ट है जी, अब हम चलते हैं, ये जो फोटोग्राफ हमें नज़र आ रही है ये साइंटिस्ट हैं आर्हीनस। आर्हीनस जो हैं ये बड़े काबिल साइंटिस्ट थे, स्वीडिश के केमिस्ट ये थे और 1887 में इन्होंने अपना इस थ्योरी को दुनिया के सामने पेश किया और 1903 में इनको नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया। इनकी स्टडीज़ जो एसिड बेसिस की प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल केमिकल नेचर पे डिस्कशन के साथ साथ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आर्हीनस ने दुनिया के सामने पेश किया। अब हम डिस्कस करते हैं आर्हीनस थ्योरी बेसिकली है क्या और उसी के अंदर फिर डिसोसिएशन प्रोसेस भी हम डिस्कस कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द आर्हीनस थ्योरी, अब आर्हीनस जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एसिड पे बात भी की, बेसिस पे भी बात की और इन्होंने साल्ट्स की भी आइडेंटिफिकेशन की।
तो अब जो एसिड हम डिस्कस करेंगे इस थ्योरी के अंडर, तो हम इसको एसिड नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, आर्हीनस एसिड। ऐसा हम इसलिए कहेंगे कि बाद में आने वाले ढेर सारे साइंटिस्ट हैं जो अपनी थ्योरीज पेश की हैं एसिड बेसिस के लिए, तो फिर हम उस एसिड को रिलेट करके बोलेंगे साइंटिस्ट के नाम के साथ। अकॉर्डिंग टू द आर्हीनस थ्योरी, ऐसे तमाम सब्सटेंसेस जो हैं वो एसिड होंगे जो कि ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसको हम एक मिसाल से समझते हैं। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जब कभी उसे वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो वो वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाएगा और हमें हाइड्रोजन आयन देगा। ये आर्हीनस का कहना है। एग्जाम्पल हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आमतौर पर लिक्विड स्टेट में, तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड इसको पढ़ा जाएगा अगर ब्रैकेट में स्मॉल g स्टैंड्स फॉर द फिजिकल नेचर ऑफ द कंपाउंड है, तो ये G स्टैंड्स फॉर गैसियस स्टेट है। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस होती है तो उसको पानी में से गुजारा जाता है। उस वाटर के अंदर गुजरने के दौरान वो डिज़ोल्व हो जाती है किसमें, हाइड्रोजन आयन में। वाटर के अंदर तो डिज़ोल्व होती है, फिर वो डिसोसिएट हो जाती है हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में। अब ये होता कैसे है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है जिसको जनरली हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है, इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर होता है, ठीक है। और ये वीक कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नेचर में वीक हो जाता है जब इसको वाटर में से इस गैस को गुजारा जाता है। इसमें आप ये देख रहे हैं, ये जो येलो कलर का ये पेयर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। क्लोरीन जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में इसका एटॉमिक नंबर 17 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और थर्ड में 7। जबकि हाइड्रोजन जो है इसके पास तो है ही 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया किसको, क्लोरीन को दिया नहीं बल्कि उसने शेयर किया। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। नतीजे के तौर पर दोनों के दरमियान एक पेयर बन गया, ये जो आपको नज़र आ रहा है येलो कलर में, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जिसको दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे। क्लोरीन का वैलेंस शेल भी ऑक्टेट रूल से को ओबे करते हुए मुकम्मल था और हाइड्रोजन का आउटरमोस्ट शेल भी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से मुकम्मल समझा जाने लगा। लेकिन पानी के अंदर जब इस एसिड को गुजारा गया तो नतीजे के तौर पर क्या हुआ, वो जो बॉन्ड था दोनों के दरमियान वो वीक हो गया, ठीक है। और वजह उसकी क्या रही कि क्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो क्लोरीन ने क्या किया, वो जो पेयर था जो पहले दोनों के दरमियान शेयर हो रहा था, अब वो पेयर जो है वो क्लोरीन ने अपनी तरफ जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये ऐसा क्यों हुआ, इसलिए क्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके नतीजे में जब ये पेयरिंग जो है, पेयरिंग में जब इलेक्ट्रॉन होता है और उसको कोई एक एटम जो है वो अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर ले, ये जो पेयरिंग होती है, जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, ये आयनिक बॉन्डिंग की बात नहीं हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग की बात हो रही है। कोवेलेंट बॉन्डिंग हमारे पास वो टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द 2 एटम्स दे आर गोइंग टू बी शेयर। तो यहाँ क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन ने जो पेयर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, क्लोरीन ने वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लिया और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया और क्लोरीन जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। अब हाइड्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज किधर से आया, इसलिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से बाहर शेल्स में और 1 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, इट हैज़ नो न्यूट्रॉन, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है जब इससे वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो ओवरऑल सारे एटम के ऊपर हाइड्रोजन के पॉजिटिव चार्ज क्यों अपीयर हो गया, इसलिए कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, कोई इलेक्ट्रॉन इस वक्त हाइड्रोजन के पास नहीं था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। और क्लोरीन ने क्या किया, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर में था हाइड्रोजन का क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया। अब यहाँ ये जिन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स थी ये अनइक्वल थी, क्योंकि क्लोरीन जो है वो 17 प्रोटॉन के साथ उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था,
जबकि हाइड्रोजन एक प्रोटॉन के साथ उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। तो टग ऑफ वार वाला मामला है कि जिस तरफ ज़्यादा ताकत होगी तो झुकाव उस तरफ हो जाएगा। तो नतीजे के तौर पर क्लोरीन जो है वो ले जाने में कामयाब हो गया पेयर के अंदर उस इलेक्ट्रॉन को, किससे? हाइड्रोजन से। अब इस प्रॉपर्टी का नाम है जी, इट इज़ अ पीरियोडिक प्रॉपर्टी विच वी कॉल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कोवलेंट बॉन्डिंग में कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर पाई जाती है और ये फोर्स होती है कोवलेंट बॉन्ड बनाते वक्त बन जाने के बाद भी कि जिसमें दो एटम जो हैं वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और जो एटम उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ जी, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे नेगेटिव। तो जनरली इक्वेशन ये लिखी हुई हमें बुक्स में मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि गैस की फॉर्म में था, जब वाटर में से इसको गुजारा गया तो AQ स्टैंड्स फॉर द वाटर। ठीक है, और वाटर का मतलब क्या होगा कि पानी के अंदर जब इसको डिज़ोल्व किया गया तो वाटर वो मीडियम था जिसकी वजह से क्लोरीन वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ स्ट्रांगली अटैक करने में कामयाब हुआ। अब इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? ये इक्वेशन आपके पास है डिसोसिएशन इक्वेशन ऑफ HCl। ठीक है, ये आर्हीनस एसिड जब कभी हम लिखेंगे हमारे पास क्या प्रूव होगा, हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इस इक्वेशन के फॉर्म में। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन इक्वेशन फॉर द सर्टेन आर्हीनस एसिड्स। अब फर्दर इसके बाद हम चलते हैं आर्हीनस बेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे आर्हीनस थ्योरी के अंदर आर्हीनस बेसिस की। आर्हीनस बेसिस जो होंगे ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर हाइड्रोक्सिल आयन को प्रोड्यूस करते हैं। या एग्जांपल है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा कि आपको लिखा हुआ फार्मूला भी नज़र आ रहा है NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये जो हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है और ये क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाया जाता है और जब इसको वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो वाटर डिसोसिएशन प्रोसेस के थ्रू सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और इसके नतीजे में ये जो आयंस हैं ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑपोजिट पोल्स उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसकी डिटेल जो है सॉल्यूशन फॉर्मेशन प्रोसेस बाय द हाइड्रेशन, ये 9th क्लास में हमने अच्छी तरह किया हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन प्रोसेस कहेंगे। और आर्हीनस थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं दैट रिलीजेस द हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये पॉजिटिव आयन सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरे लफ्ज़ों में ये आर्हीनस बेस भी है। आर्हीनस थ्योरी हमें ये भी कहती है कि जो सब्सटेंस है उसने वाटर के अंदर आयंस को रिलीज़ करना है, तो इस सूरत में वाटर जो है ये मीडियम है। ठीक है, और इक्वेशन में अगर आप देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इट ब्रेक्स अप इनटू सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। तो नतीजे में क्या होगा? वाटर है जिसने इनको जुदा किया, तकसीम कर दिया, जिससे अलग कर दिया। तो हम ब्रैकेट में AQ लिखते हैं। AQ स्टैंड फॉर द एक्वस, मीन टू से इट्स द वाटर मीडियम। आर्हीनस थ्योरी ने साल्ट्स को भी एक्सप्लेन किया और अकॉर्डिंग टू द आर्हीनस थ्योरी अ साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड दैट रिलीजेस अ कैटायन other than hydrogen ion and an anion other than hydroxyl ion in the water। अब इस बात का क्या मतलब है? इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बेस लिया था, यहाँ सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है, साल्ट की। तो सोडियम क्लोराइड हमारे पास एक साल्ट है, सॉलिड स्टेट में होता है। इसको जब वाटर में ऐड किया जाता है तो ये सोडियम आयन में तकसीम हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और क्लोराइड आयन में यानी नेगेटिव आयन में तकसीम हो जाता है।
अब ये जो प्रोसेस है यानी NaCl है, अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये हमें दो आयंस दे रहा है, एक पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन कहेंगे और एक नेगेटिव आयन जिसको हम एनायन कहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही चाहे एसिड हों या बेसिस हों, वो भी एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन दे रहे हैं, एसिड बेसिस दोनों। इस तरह सॉल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आयन कैटायन और नेगेटिव आयन एनायन देंगे। लेकिन सॉल्ट एसिड से बेस से कैसे मुख्तलिफ हैं? इसलिए कि सॉल्ट एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस हो रहा है सॉल्ट के अंदर नहीं हो रहा। तो हाइड्रोजन आयन एसिड के अंदर पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ सॉल्ट के अंदर सोडियम आयन पॉजिटिव आयन हो गया। इस तरह बेस में नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हो रहा है ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर, तो सॉल्ट जो है वो नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम एनायन कहेंगे, इट इज़ अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। और चूंकि ये आयोनाइजेशन वाटर के थ्रू हो रही है इसलिए हम बेस में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ AQ लिख रहे हैं। सम आर्हीनस एसिड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इन तमाम एसिड में आप देखें HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, नाइट्रिक एसिड है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, फास्फोरिक एसिड है H3PO4 और एसिटिक एसिड सिरका जिसे विनेगर कहा जाता है। तो इन सब में कॉमन क्या चीज़ है? दीज ऑल आर arsenous acid, and why we call all of them as arsenous acid? Because they release हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसोसिएट इन द वाटर। ये पानी के अंदर जब कभी आप इन साल्ट्स को इन एसिड्स को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो फिर नतीजे के तौर पर हमेशा हमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा जो कि इनको एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। इस तरह हम देखते हैं कुछ आर्हीनस बेसिस हैं हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन जो है हमने पीछे एग्जांपल में किया, यहाँ उसके अलावा एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। इन तमाम कंपाउंड्स को अगर आप देखें तो क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है? हाइड्रोक्सिल आयन नज़र आ रहा है। और ये क्या चीज़ शो कर रहा है? ये सारे के सारे बेसिस हैं, बिकॉज जब कभी हम इन्हें वाटर में ऐड करेंगे ऑन डिसोसिएशन द वाटर दे ऑल विल बी रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन। और ये जो बेसिस हैं ये भी एक पॉजिटिव आयन से बनते हैं और एक नेगेटिव आयन से बनते हैं। एरोस जो रेड कलर में आयंस को शो कर रहे हैं, सारे के सारे आयंस क्या हैं हमारे पास? ये पॉजिटिव आयन है। और इसमें अगर हम देखें तो पोटाशियम मेटालिक आयन है, बेरियम भी मेटालिक आयन है, अमोनियम जो है ये हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है, यानी एक से ज़्यादा एटम से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आयन है। लिथियम एंड स्ट्रोंशियम जो हैं ये दोनों हमारे पास मेटल्स हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे एसिड्स हों या बेसिस हों, ये दोनों जो कंपाउंड हैं एसिड और बेसिस, ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से मिलकर बनते हैं। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स में पॉजिटिव आयन हमेशा जो हैं वो जनरली अकॉर्डिंग टू द आर्हीनस एसिड, अगर आर्हीनस की बात करें हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा और बेसिस में हमेशा हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ। व्हाट अबाउट द मेथनॉल CH3OH, ये मेथनॉल है, इसको मिथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। अब इसके फार्मूले को देख के बताए हम ये बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जी बेस है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ नॉट अ बेस। अब ये बेस क्यों नहीं है, इसके लिए हम फर्दर अब डिस्कस कर। जी स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे CH3OH मेथनॉल की, मिथाइल अल्कोहल की, ये बेस नहीं है। अब इसकी वजह क्या है कि ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3OH मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और जब इसे पानी के अंदर ऐड किया जाता है तो ये आसानी के साथ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है तो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड आसानी से ब्रेक भी नहीं होता, और ऑक्सीजन के साथ मौजूद जो H है, ना H आयन रिलीज़ होता है ना ही हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ होता है, तो इट एक्ट एज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। ठीक है, और ये न्यूट्रल सब्सटेंस के तौर पर काम करता है। ना इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं और ना ही
बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। तो इसीलिए जो मेथनॉल है ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाया जाता है और ये डिसोसिएट आयंस में नहीं होता। आप इसे पानी में भी डाल दें तो ये कभी भी आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी के ग्रुप के जो बाकी कंपाउंड हैं उनके लिए फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स के जिनमें OH जो है वो अटैच हो जाए डायरेक्टली टू द कार्बन एटम, दे आर नॉट बेसिस। इसी की फैमिली में, अल्कोहल की फैमिली में मेथनॉल है, इथेनॉल है एंड प्रोपेनॉल है। R1 प्रोपेनॉल 1 स्टैंड फॉर पोजीशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन अटैच विद द फर्स्ट कार्बन। तो ये तमाम जो अल्कोहल फैमिली है इनमें हाइड्रोक्सिल तो है लेकिन ये बेस नहीं है, क्योंकि ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर दे डजंट रिलीज द हाइड्रोक्सिल आयन। इसे ऐसे तमाम कंपाउंड के जिनके एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, COOH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो वो नेचर में एसिड होते हैं, वो कभी भी बेस नहीं होते। अगर आप COOH को देखें तो आप एंड वाले OH को देखें तो ये देखने में तो बेस लगेगा, लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या होती है कि पानी के अंदर जब आप इसको डाल देते हैं तो ऑन डिसोसिएशन द वाटर दे ऑलवेज विल बी रिलीजेस द हाइड्रोजन आयन। अब मिसाल है यहाँ पे हमारे पास फिनोल। फिनोल कैसे बनता है? बेंजीन रिंग है हमारे पास। बेंजीन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H6। अब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन जब रिलीज हो जाता है उसकी जगह ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है तो हमारे पास फिनोल बनता है। लेकिन इस फिनोल को जब पानी के अंदर ऐड किया जाता है तो फिनोल हाइड्रोक्सिल की बजाय हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करता है और हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन के रूप में रिलीज़ हो रहा है और पीछे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। तो इस हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होने की वजह से हम फिनोल को क्या कहते हैं कि इट हैज़ द एसिडिक प्रॉपर्टीज़। और फिनॉक्सी आयन जो पीछे रह जाते हैं C6H5O नेगेटिव, तो ये आयोनाइज हो जाता है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। यानी फिनोल किस में आयोनाइज होगा? फिनॉक्सी आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन रिलीज होने की वजह से ये क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा और ये बेस नहीं होगा। बेसिस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन इन द एक्वा सोल्यूशन। ये आर्हीनस बेस का ये कॉन्सेप्ट है, आर्हीनस का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो बेसिस हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन जितने भी अल्कोहल्स होंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, वो कभी भी आर्हीनस बेसिस नहीं होंगे। ठीक है। व्हाट अबाउट द अमोनिया? अब अमोनिया बिल्कुल मेथनॉल की टाइप का हमारे पास एक कंपाउंड आता है, लेकिन अमोनिया के ऊपर जब रिसर्च की गई तो ये चीज़ सामने आई कि अमोनिया, इसका केमिकल फार्मूला NH3 है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये लिटमस पेपर जो अगर रेड हो उसको अगर डाल दिया जाए अमोनिया सोल्यूशन में तो वो ब्लू हो जाता है। इट बिहेव लाइक अ बेस। और आर्हीनस थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसी वजह से अगले साइंटिस्ट जो इसके बाद आए 1923 में ब्रॉन्स्टन एंड लोरी, उन दोनों साइंटिस्ट ने अपनी अपनी जगह पे अलग से इसके ऊपर रिसर्च की और अपनी पब्लिकेशन को जब सामने लाए तो उन दोनों का रिज़ल्ट इस चीज़ पे सेम था। अब कहने का मतलब ये है कि आर्हीनस एसिड, तो आर्हीनस का ये फोकस था कि ऐसे तमाम कंपाउंड्स के जिनमें H आयन है और वो H आयन को रिलीज़ करते हैं पानी के अंदर, ऑन डिसोसिएशन दे विल बी रिलीजेस द H आयन, दे ऑल आर एसिड। और ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि पानी के अंदर रिलीज़ करते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, तो वो क्या है? बेस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर कोई H आयन नहीं है तो वो एसिडिक इन नेचर है। और ये अमोनिया, इसके अंदर अब हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है तो इट इज़ अ बेसिक इन नेचर। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं जो कि ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी है। ये ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट है और जोहान्स ब्रॉन्स्टन जो डेनिश केमिस्ट थे और थॉमस मार्टन जो थे, थॉमस मार्टन लोरी ये इंग्लिश केमिस्ट थे। इन दोनों ने उन ड्रॉबैक्स पे काम किया जिसको आर्हीनस एक्सप्लेन नहीं कर सके। और इनके एसिड डेफिनेशन में भी आर्हीनस जो एसिड है वो बिल्कुल एसिड आ रहे हैं
और BL एसिड का मतलब क्या है, ब्रोंस्टन लोरी एसिड्स, लेकिन इनका जो बेस था वो टोटली डिफरेंट था आर्हेनियस बेसिस से। इनके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। कमेंट्स में ज़रूर मुझसे शेयर करें और जो ड्रॉबैक्स हैं मैं उस पर इंशाल्लाह काम करूँगी। थैंक यू।